Hello everybody, welcome to our expert smart class and this is your CDP educator Kajol Sinha here. So today's topic is assessment and evaluation. ये जो टॉपिक है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है और देखो इवैल्यूएशन और असेसमेंट अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार अलग अलग सब्जेक्ट में बनते हैं और जो एग्जाम्स देते रहते हैं जो कॉन्टिन्यूटी में है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको पता भी है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन असेसमेंट ही हर सब्जेक्ट में होता है। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर अलग अलग सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश में भी दे देता है। ठीक है, इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा आप इसमें कंसेप्चुअली पढ़ाई करेंगे और फैक्चुअल में तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कम टुवर्ड्स अ टॉपिक दैट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखो सबसे पहले ना असेसमेंट के बारे में जान लो। असेसमेंट यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं आकलन। आकलन क्या होता है जब आप ना एक शॉर्ट प्रोसेस से आप कोशिश करते हो कि चीजों को इंफॉर्मेशन को आप गेन करो। मतलब कि लाइक अगर मुझे क्लास में ये देखना है कि किसका कौन से बच्चे हाइट में ज्यादा है, कौन से लो है, मतलब जिनकी इनकी हाइट कम है, तो मैं उन्हें सिंपली कहूंगी कि जो ज्यादा हाइट के बच्चे वो खड़े हो जाओ और कम हाइट के बच्चे वो अलग रो में चले जाओ। तो इस तरीके से मैं शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो हिंदी में लिखा हुआ है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो एक प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, आकलन या फिर असेसमेंट। अच्छा, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता ही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब कि सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, सीखने और सिखाने में दोनों में असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। अब आप खुद सोचो, आप लोग हैं, आप सीख रहे हो, मैं सिखा रही हूँ, तो आप लोगों को कब पता लगेगा मतलब कि आप कितना सीख पाए हो। सपोज कि आपने मेरी पूरी सीडीपी अच्छे से पढ़ ली, कंटेंट वाइज नोट्स बना लिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेगुलरिटी तो है आपके अंदर, लेकिन आप एक बायस चीजों को एक बस इकट्ठा करके बैठे हो, नोट्स बना रहे हो डेली, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा जब तक आप अपना असेसमेंट नहीं करोगे और इवैल्यूएशन नहीं करोगे। अब आप अपना असेसमेंट या इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे मैं अभी लास्ट में ना हर चैप्टर के लास्ट में मैं पीवाईक्यू जो अवेलेबल करा रही हूँ, आप वो क्वेश्चन डील करो, वहां से आप अपना असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर सकते हो। क्लियर है? तो हर मतलब आप कह सकते हो हर फील्ड में असेसमेंट की नीड पड़ती है। और ये मैं सिर्फ टीचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हर फील्ड में। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका बिजनेस भी कैसे ग्रो करेगा जब आप उसको इवैल्यूएट करेंगे कि मैंने बिजनेस में पैसे लगाए, एक टाइम तक तो देखो प्रॉफिट नहीं होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं कि वहां पर हमें प्रॉफिट नहीं है या वहां पर हमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो आप असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन ये हर फील्ड में चलता है। फिलहाल आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है, एक बार आपको समझने की देर है। देखिए आकलन हिंदी में लिखा हुआ है, असेसमेंट एक शॉर्ट प्रोसेस है, शॉर्ट बता दिया मैंने। अच्छा, ये क्या करता है? लर्निंग को इम्प्रूव करने का काम करता है, यानी कि आपकी लर्निंग तब तक बेस्ट नहीं होगी जब तक आप अपना असेसमेंट या इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। मान लीजिए जब मैं फर्स्ट टाइम सिखा रही होंगी, पढ़ा रही होंगी, तो मुझे कैसे पता लगा कि मैं एक सक्सेसफुल टीचर बन सकती हूँ या मेरा पढ़ाया हुआ काम आ सकता है? वो कैसे पता लगा होगा? जब मैंने जो सिखाया होगा और उससे कोई सामने वाला जो लर्नर होगा उसने कोई अचीवमेंट ली होगी या पेपर क्रैक किया होगा, ठीक है, अच्छे से उसने क्वेश्चन के आंसर किए होंगे, तो मुझे पता लगा होगा कि यस आई हैव डू इट, और मतलब बहुत अच्छे से मैंने सिखाया। तो मैंने अपना असेसमेंट किया, इवैल्यूएशन किया, आप भी कर सकते हैं, हर कोई करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि ये कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन बच्चों को है उसको, मतलब ये जो इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है इसमें फर्स्ट स्टेप या प्राइमरी स्टेप, मेन स्टेप क्या हो सकता है कि आप अगर सामने वाले का आकलन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो आप उसके थ्रू ना उस बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हो। उसकी कोई भी मिस्टेक है, कोई भी उसके अंदर डाउट है, क्वेरी है, वो आपको कब पता लगेगी? देखो आप मेंटलिस्ट तो हो नहीं या माइंड रीडर तो हो नहीं कि सामने वाले का माइंड पढ़ लोगे, बट ये है कि जब आप उसका टेस्ट लेते हो, मतलब जैसे अभी चलता रहता है ना एकेडमिक में, और आप लोगों का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में टेस्ट चलते रहते हैं ऑनलाइन, तो टेस्ट के थ्रू ये पता लगता है टीचर को कि कितना सीखा है आपने और कितने क्वेश्चंस आप डील कर पा रहे हो। अगर सपोज आप किसी क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा स्टक हो गए हो, तो उस चीज को
फिर आप एक जगह नोट कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, नोट्स उसी टॉपिक पे पर्टिकुलर नोट्स बना लो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंप्रूव हो जाएंगी मिस्टेक्स, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि असेसमेंट 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का कैसे है भाई? 2 टाइप्स में एक तो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, मतलब फॉर्मेटिव बताती हूँ अभी फॉर्मेटिव क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा समेटिव। अब देखो फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से कर लो, क्योंकि कई बार टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिला है ठीक है, कई बार ये एग्जाम्स में देखने को आ चुका है, जो बच्चे दे चुके एग्जाम उन्हें पता होगा, या जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। फॉर्मेटिव में क्या होता है? फॉर्मेटिव इज लाइक कि आप पढ़ा रहे हो, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने ना ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपसे बीच में क्वेश्चन कर लिए। अब मैं जब आपसे क्वेश्चन करूंगी तो आप कुछ क्वेश्चन को मान लो कर पा रहे हो और कुछ क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो जो नहीं कर पाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी और वो फिर सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए इसको क्रिएटिव भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? जो टीचिंग का प्रोसेस है उस टाइम के बीच में ये असेसमेंट लिया जाता है। ये असेसमेंट लास्ट में नहीं होगा, जैसे कि बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उस टाइम पे ये असेसमेंट नहीं होगा। ये इट इज बिकॉज टू जस्ट चेक द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, बच्चे को क्या शिक्षा मिली है, उसने क्या सीखा, उसने कितनी इंप्रूव की है अपनी मिस्टेक्स को, वो चीजें देखने के लिए असेसमेंट होता है। और देखो सबसे कमाल की बात है कि देखो टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए क्लास टेस्ट, 20 में से किसी बच्चे के 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट लिया और अगर उस टेस्ट के बाद आपने बच्चे की क्वेरीज को मतलब सॉर्ट आउट नहीं किया, तो फाइनल में भी वो खराब ही करेगा, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपने उस पर काम किया और उसने भी सीखने की कोशिश की, तो इट इज वेरी वेरी डेफिनेट कि आ सकते हैं कुछ अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसके फाइनल में, या इम्प्रोवाइजेशन लग सकता है। डन। चलिए इसमें हो क्या सकता है? बाय द वे इट इज ऑल अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? लाइक कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन के काफी सारे जब आंसर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में लाइक मैं पूछ लूं आपसे कि अपनी सिटी के बारे में बताओ, अपने स्टेट के बारे में बताओ, तो अलग अलग बातें हैं भाई, कितना ही बताओगे, कोई अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा, डिफरेंट आंसर होंगे। चलिए, लेकिन अगर मैंने पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, तो आप पीएम नरेंद्र मोदी ही बताओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि बच्चों को या जो लर्नर है उसको ऑब्जर्व करके आप पता लगा सकते हो कि कितना उसके माइंड में आ रहा है। अब ऑब्जर्वेशन भी कैसे होता है? पता लग जाता है देखो पढ़ाने वाले को कि कितना सामने वाला सीख पाया है, वो चीजें आ जाती है टीचर के अंदर। खैर प्रोजेक्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट वर्क जब बच्चों को देते हो तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंग आपको काम करके देगा और आपको एनालाइज कर पाओगे कि कैसे क्या है। नेक्स्ट है क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन में आप बच्चों से डिबेट करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें डिस्कस, वैसे एक बेटर वे होता है अगर बच्चों को सिखाना है तो डिस्कस जरूर करना चाहिए। क्लास डिस्कशन में आप कोई टॉपिक दे दो, 2 टीम्स बना लो, इस तरीके से आप डिस्कस करके उनको इवैल्यूएट कर सकते हो। ओरल टेस्ट होते हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो इट वाज फॉर्मेटिव एंड नाउ नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट। हिंदी में बोलते हैं योगात्मक आकलन, ठीक है। अब समेटिव का मतलब देखो यहाँ पर ना समेटिव, समरी समझते हो आप लोग, है ना, सम वैसे मैथ्स में क्या होता है, सम कर दो उसका। इसका मतलब क्या कि लास्ट में मतलब आप ये मान के चलो कि या तो हाफ ईयरली बिल्कुल, या फिर बिल्कुल एंड में, ईयर के एंड में क्या होता है, फाइनल एग्जाम्स और हाफ ईयरली, ये सब क्या है, ये सब आते हैं किसमें, समेटिव असेसमेंट में। स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो उतने ही मार्क्स का है, उसमें कोई मतलब इफ और बट वाली या प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, प्लस फाइनल में जितने मार्क्स आएंगे वो इंप्रूव नहीं हो सकते बाद में, कि बच्चा कह दे कि हमने याद नहीं किया था तो हमें 1 महीने का और टाइम दे दो या 2 दिन का, तो उसका दोबारा पेपर हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो समेटिव असेसमेंट में ना चांस नहीं है मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। और इससे पहले इसीलिए रखा जाता है क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप इसमें हिंदी में देखो सब मेंशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। क्लियर?
ठीक है, तो ये वैसे बच्चे के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव होंगे तभी समेटिव असेसमेंट बेस्ट जाएंगे बच्चों के। और अगर आपने फॉर्मेटिव ही नहीं किया, आप टेस्ट ही नहीं ले रहे हो, बस बच्चों को सिलेबस कराए जा रहे हो, या फिर मैं आपको बस कंटेंट ही कंटेंट दे रही हूँ, कोई पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं करवाया या कोई क्वेश्चन कभी कराया ही नहीं, तो आप ना बड़े हो जाओगे, मतलब एकदम बोर हो जाओगे, और कंटेंट पढ़ पढ़ के आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्लियर? चलिए, तो ये था समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज अबाउट असेसमेंट फॉर लर्न। अब देखो, समेटिव असेसमेंट के बाद जो असेसमेंट आएंगे मेनली फॉर्मेटिव और समेटिव, ये हमने पढ़ ली है, हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में क्यों लिखा हुआ है वो चीज आप सीख लो। देखो, एक बात होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक चीज होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में बस फॉर और ऑफ का मतलब आप समझ जाना, तो चीजें क्लियर है। अब देखो, हिंदी में भी सीखने के लिए आकलन। जब कोई चीज हम सीखना चाहते हैं, है ना, कोई भी हो, हम हो आप हो, तो सीखने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे आप क्लास टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, तो उससे क्या है, आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हो। देखो, एट द एंड यही होता है कि आप बच्चे को सिखाना ही चाहते हो जिससे उनका फाइनल एग्जाम्स या हाफ ईयरली अच्छे जाए। यही तो मेन मोटिव होता है क्लास टेस्ट वगैरह का। तो आप उसको सिखाना चाह रहे हो कि वो एट लास्ट में आके बिल्कुल मतलब मार्क्स अपने थोड़े इंप्रूव कर ले। तो ध्यान रखना, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और ये असेसमेंट हमेशा ईयर के एंड होने से पहले या फिर हाफ ईयरली से पहले लिया जाता है। ये बीच में ही लिया जाता है, कभी भी लास्ट में नहीं लिया जाता। अच्छा, इसके बाद आ जाओ असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब कि अब जो फॉर्मेटिंग के थ्रू आपने बच्चों को सिखाया है, उससे बच्चे ने कितना गेन अप किया, कितना सीखा है, वो असेस करोगे आप बिल्कुल लास्ट में। यानी लास्ट में होता है समेटिव असेसमेंट, जो आपने सीखा है, हिंदी में है सीखने का आकलन। यानी टोटल लर्निंग जितने आपने की है उसका असेसमेंट कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर ड्यूरिंग मिड टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि मिड में या फिर एंड में। उससे पहले या उससे बाद में असेसमेंट, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए सीखने का और सीखने के लिए ये दो बातें हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब एक और असेसमेंट होता है, दैट इज असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। मान लीजिए आप लोग हैं, अब आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी, या जो भी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के थ्रू जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आपसे पीवाईक्यू करवा रही हूँ या आप किसी और टीचर से कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन गलत हुए, तो मैं थोड़ी चेक कर रही हूँ आपको, या फिर कोई और वीडियो में से, मतलब ऑनलाइन तो चेक नहीं कर रहे हैं आपको। ये चीज आपको खुद करनी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ असेसमेंट। और एक एज के बाद ना, एक टाइम के बाद इंसान को सेल्फ असेसमेंट करनी बहुत जरूरी होती है। बिकॉज भले ही सामने वाला अवेलेबल ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर सही हूँ। ठीक है, ये तो एक लाइफ का भी एक रूल है कि आपको खुद को असेस करना जरूरी है। टाइम टाइम पर आप जो डिसीजंस लेते हैं, एक बार आपको खुद से बातें करना जरूरी है कि क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या फिर रॉन्ग। ठीक है, वही चीज है। तो आपने जितने क्वेश्चन खुद सॉल्व किए, अपने आप देखो, अपने आप को थोड़ा वेरीफाई करो कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत है, कौन सा टॉपिक पे मैं वीक हूं, और लेट्स ट्राई दैट टॉपिक अगेन। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। अच्छा, ये जो ये जो प्रीवियस स्लाइड थी, इसमें ना क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर देयर, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसको बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आप याद रखना, या तो आ सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग या फॉर्मेटिव, और इसमें क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव। ठीक है, अच्छे से ये सारी चीजें कर लो। इसको एज लर्निंग में कर लेंगे और क्या बोलेंगे, सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इवैल्यूएशन की बात आती है। देखो, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने किया व्हाट, अभी तक आपने किया असेसमेंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत बड़ा टर्म है, मूल्यांकन प्रोसेस लंबा है, और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब पूरी जो कंप्लीट लर्निंग रही है उस चीज का क्या हो रहा है, आकलन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। यानी पूरे साल में और मिड टर्म में, यानी कि हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं उसमें आपने
बच्चों को क्या सिखाया है, बच्चों ने क्या सीखा है, या जो भी पढ़ा रहा है उन्होंने क्या सिखाया है, वो कैसे असेस होता है, वो होता है इवैल्यूएशन के थ्रू। जैसे कि किसी विषय, किसी सब्जेक्ट में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का मतलब समझ रहे हो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, अच्छे गुण का और उसके बुरे गुणों का, बुरे गुण नहीं होते, बुरे दोष कह सकते हो। तो दोष का और इन सब का जब प्रॉपरली एक एनालाइज किया जाता है कि कितना क्या चीजें क्या रही है पूरे साल में, तो उससे रिलेटेड जब सही निर्णय आता है, डिसीजन आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एकेडमिक लेवल पे हो सकता है, इवैल्यूएशन हर लेवल पे हो सकता है, लेकिन मेनली देखो एकेडमिक लेवल की बात करें तो वो बिल्कुल लास्ट में होता है। और वैसे आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, कोई भी अपना इवैल्यूएशन कर सकता है। सिंपल है, जब आप बहुत डीपली कोई चीज आपने सीखी और आप उसको बिल्कुल लास्ट में जाके देख रहे हो कि मैंने क्या सीखा है, कितना सीखा है, और आप खुद से ही क्वेश्चन लगा रहे हो या खुद से उस चीज को सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मूल्यांकन। ठीक है, अब आता है क्या, देखो मूल्यांकन में या इवैल्यूएशन में ना एक आप अच्छा पॉइंट भी बता सकते हो, नेगेटिव भी। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर आपने असेसमेंट नहीं लिए बच्चों के, सिर्फ इवैल्यूएशन किया है, मान लीजिए आपने पूरे साल पढ़ाया खूब पढ़ाया, सिलेबस पूरा किया, और एट लास्ट पे आपने इवैल्यूएशन ले लिया, पर फॉर्मेटिव जो असेसमेंट था वो नहीं लिया, तो उससे क्या होगा, बच्चों को कोई आइडिया ही नहीं है कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लर्न करना होता है, उसने तो हमेशा बस पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो डेफिनेट सी बात है इंटेलिजेंट बच्चा भी उसमें बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चा भी क्या करेगा, लैक करेगा और मार्क्स कम लेके आएगा। तो बिफोर डूइंग द इवैल्यूएशन यू हैव टू डू व्हाट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब इवैल्यूएशन क्या करता है, लर्नर्स को सिखाने के प्रोसेस में मदद करने के तरीके खोजता है। इवैल्यूएशन से क्या होगा कि लर्नर को पता लगेगा कि वो कितना ग्रोथ कर चुका है, क्या उसकी प्रोसेस है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि हाँ बेटा यहाँ पर तू लैग कर रहा है, यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। मूल्यांकन इस बात पर भी फोकस करता है कि लर्नर क्या और कैसे सीख रहा है। इवैल्यूएशन से क्या पता लगेगा कि कितना उसे समझ में आया, कैसे समझ में आया, कहां पर, किस पॉइंट पर उसके काम करने की नीड है टीचर को। तो इवैल्यूएशन इसलिए होता है बेसिकली, वैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसीलिए ही होता है। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी। देखो प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता क्या होती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय। देखो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है लंबा तो होता है, देखो ठीक है, क्योंकि आप ये देखो स्कूल्स में ही जब पेपर्स बनाने के लिए ऑर्डर आते हैं तो काफी टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को भी। तो इस तरीके से ये एक लंबा प्रोसेस है, कॉस्टिंग आती है, टाइम और आपका एक्सपेरिमेंट, सरलता, इन सब से अगर हम देखना चाहे तो ये सब एकदम बढ़िया होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। ये नहीं कि कैसा भी पेपर बन रहा है उठा के कोई भी पेपर दे दिया। मतलब कि क्या मतलब है, प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए। प्रैक्टिकल पेपर का मतलब क्वेश्चन जेन्युइन हो, ये नहीं कि आपने फालतू के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, या इन फ्यूचर जिसका कोई है ही नहीं मतलब मीनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी एकदम जेन्युइन होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, और एक क्वेश्चन के दो आंसर ना हो, तो ये वैलिडिटी होती है किसी भी क्वेश्चन की। अब आप ये देखो जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स इंडिया में, तो उसमें होता क्या है, जनरली कुछ जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं एक्सपर्ट्स भी गलती कर देते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं पेपर में जिसके एक से ज्यादा आंसर हो जाते हैं। देन क्या होता है, देन वो कोर्ट में जाता है। ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं इसी के अकॉर्डिंग कोर्ट में चली गई है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप पेपर को हमेशा कैसा बनाए, स्पेशली इवैल्यूएट जब आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो और यूजुअल हो, बिल्कुल रियल हो, ठीक है, उसके मल्टीपल आंसर्स ना हो। उसके बाद आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब समझ गए होंगे आप, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये देखो मैंने बता दिया कि जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो। मतलब क्या है कि अपने आप से फालतू क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, एफर्टलेस क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, वैसे क्वेश्चन आने चाहिए जो आगे फ्यूचर में भी काम आए और जिनका एक से ज्यादा आंसर ना हो। ठीक, व्यापकता का मतलब वास्ट वे में सारे गुणों का जो है मापन होता है। सारे गुणों का मापन मतलब क्या कि जब इवैल्यूएशन किया जाता है किसी का भी, ठीक है, उसमें ना उस सामने वाले के, उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में सामने वाले के हर गुण का पता लगता है, हर कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैसे, जैसे आजकल के रिपोर्ट कार्ड में
बच्चे की हर चीज के बारे में लिखा होता है, मतलब अकेडमिकली तो है ही, मार्क्स वगैरह, ग्रेड वगैरह, लेकिन उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, उसने किस सब्जेक्ट में अच्छा किया, तो सारी चीजें आजकल के टाइम में इवैल्यूएशन में इंक्लूड कर दी गई है। पहले तो सिर्फ मार्क्स होते थे, ठीक है, कि कितने मार्क्स आए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक। देखो सतत का मतलब ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। कॉन्टिन्यूस क्या है? जब आप कॉन्टिन्यूटी में कंप्रिहेंसिवली इवैल्यूएट कर रहे हो। कैसे? जैसे एनईपी क्या कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार आई थी जो। कॉन्टिन्यूस और व्यापक यानी कंप्रिहेंसिव, ये क्या होता है? जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं, यानी कि बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड भी और बच्चे के बाकी जितने को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड भी। लाइक उसने स्पोर्ट्स में कैसा किया है, उसने अगर डांस की अचीवमेंट, किसी और चीज की अचीवमेंट ली है, एनसीसी ली है, तो इन सबकी अचीवमेंट शामिल होती है उसके इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो ऐसे इवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं? इससे हमें सब बातों का पता लगता है। तो ऐसी इवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो इसमें एट द एंड ऑफ ईयर किया जाता है और कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसीई। देखो शॉर्ट फॉर्म में सीसीई है। सीसीई इसलिए भी जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने की वाली गलतियों की जगह कम अंतराल, देखो लेस फ्रीक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास टेस्ट में बड़े सीरियस नहीं होते, जल्दी जल्दी कर देते हैं और मिस्टेक्स काफी हो जाती है। बट जब उनको पता होता है कि हाफ ईयरली और ये आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें बच्चों को पता रहता है कि अब हमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन बच्चों को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल है, और जो उनकी मिस्टेक्स होती है फ्रीक्वेंट वाली, उनमें भी कमी आ जाती है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। अगर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो बच्चा असेसमेंट के जरिए आगे भी नहीं जाएगा। असेसमेंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट क्या है, इवैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एसबीए। देखो एसबीए कई बार आ जाता है, तो थोड़ा सा देख लो आप। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर मतलब एसबीए क्या होता है, स्कूल इंटरनली जब असेस करने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं मतलब करता है। अब जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं 10th और 12th के, तो प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन 9th 11th इनके प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरनल। प्रैक्टिकल्स का मतलब और मार्क्स भी क्या है, 9th और 11th के स्कूल बेस्ड ही होते हैं। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, बच्चों से एग्जाम लेते हैं और बच्चों की मार्किंग भी स्कूल वाले करेंगे। तो ये किस टाइप का असेसमेंट है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। और ये इंटरनल असेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप समझ लेना कि इसको इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं। इसमें बाहरी पेपर की जगह बाहर से कोई पेपर नहीं आता, इसमें बच्चे की कैपेबिलिटीज को देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं किसके अंदर, एसबीए के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिपीट हो गई। चलिए आगे देखते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन से रिलेटेड भी आ जाता है, अभी शायद लास्ट एग्जाम में आया भी था। ठीक है, देख लेना किस सेट में था। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब क्या कि इवैल्यूएट करने के लिए टूल्स कौन से चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस ओरली इवैल्यूएट कर रहे हो, मतलब कि आपने बच्चे से ओरल टेस्ट ले लिया और आप सुन रहे हो सिर्फ उससे ओरली, उससे भी बच्चा ग्रो नहीं करेगा। बच्चे का रिटन टेस्ट भी होना चाहिए। रिटन टेस्ट के थ्रू क्या होगा कि उसकी स्पेलिंग जो एरर करने की एक फ्रीक्वेंसी है और होती है वो खत्म हो जाती है। तो रिटन टेस्ट भी जरूरी है, रिटर्न भी जरूरी है, प्रोजेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें ये असेसमेंट के टूल्स होते हैं। अब एक टूल है बड़ा फेमस, पोर्टफोलियो। ठीक है, आप में से जो लोग टीचर होंगे ऑलरेडी या प्राइवेट स्कूल में या कहीं पर भी, उन्हें पता होगा कि पोर्टफोलियो क्या होती है। पोर्टफोलियो बच्चे का रिकॉर्ड होता है जो हर क्लास टीचर के पास रहता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर एक फाइल होती है बच्चे की बेसिकली, उसमें उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, उसने क्या क्या अचीवमेंट्स ली है डेली अपने लाइफ में, स्कूल लाइफ में, वो किस टीचर का क्या रिमार्क है उसके लिए, फीडबैक है। तो वो सारी चीजें पोर्टफोलियो के अंदर होती है। प्लस उसके पेरेंट्स से रिलेटेड उसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह जितनी भी बेसिक डिटेल्स है, आधार कार्ड वगैरह, वो सब पोर्टफोलियोज में आती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए कामों का कलेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से देख ले, वैसे मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बता दिया है। तो कलेक्शन होता है बेसिकली। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति है ना, प्रोग्रेस, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या करें बताओ। तो कुछ इसमें क्या देखा जाता है, अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस,
कहाँ पे बच्चे की कमी है, कहाँ पर वो लैक कर रहा है, तो ये सारी चीजों को किस में रखा गया है, पोर्टफोलियोज के थ्रू चेक किया जाता है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। देखो, अरे चलिए, पोर्टफोलियो से क्या होता है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली, पारिवारिक, उसके अभी आपको मैंने बताया ना, पारिवारिक फैमिली से रिलेटेड जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, उसके पीयर ग्रुप यानी कि उसके दोस्त कैसे थे वो, उसका कल्चरल, उसने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हो वो सब, उसका सोशल का मतलब कि वो अपनी क्लास में कैसे बिहेव करता था, क्या वो सबसे लड़ता था या नहीं लड़ता था, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में होती है। क्लास टीचर ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं बेसिकली। तो पोर्टफोलियो इज द फर्स्ट टूल ऑफ व्हाट, इवैल्यूएशन। याद रखेंगे, पोर्टफोलियो एक टूल है किसका, इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड वैसे स्कूल भी रखते हैं और क्लास टीचर्स भी रखते हैं। अब रिकॉर्ड होता क्या है, देखो बेसिकली वैसे तो बच्चे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी उसकी बेसिक डिटेल्स है या एक्स्ट्रा उसकी डिटेल्स, वो सब रिकॉर्ड्स में आती है। अब रिकॉर्ड भी कितने टाइप के हैं ये जानने वाली बात है, क्योंकि आप समझते ही हो वैसे रिकॉर्ड क्या है। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या कहता है कि इसमें स्टूडेंट्स के सभी तरीके के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लाइक बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड। ध्यान रखना, इसमें अभी एजुकेशन की बात नहीं हुई है। एजुकेशन की बात किसमें नहीं होती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कई बार आ भी चुका है, आप इसको अच्छे से कर लेना। एनेक्डोटल में ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एनी एकेडमिक रिकॉर्ड, इट कंटेन्स व्हाट, स्किल्स रिकॉर्ड, बिहेवियर रिकॉर्ड, एटीट्यूड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के रिकॉर्ड किसके अंदर आते हैं, एनेक्डोटल के। ठीक है, ट्रिक से आप कर सकते हो। एनेक देखो, एनेक से आप क्या याद रख सकते हो, एटीट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, ये तो जब आपको रिजल्ट मिलता है ना, तो उसके नीचे भी आपने अगर कभी नोटिस किया हो अपनी लाइफ, जब आप स्टूडेंट थे तो आपने नोटिस किया होगा रिजल्ट के नीचे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड लिखा होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड? Cumulative record basically it contains academic record, it contains attendance record, achievements record। ठीक है, देखो यानी कि जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर है वो सब नहीं होंगी, बिहेवियर से रिलेटेड, स्किल्स, एटीट्यूड, इन सबको छोड़। क्लियर है? तो ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव यू विल कंटेन व्हाट, एकेडमिक या फिर अटेंडेंस, अचीवमेंट्स, एंड आप किस में करेंगे, एनेक्डोटल में यू विल मेंटेन बिहेवियर, स्किल्स एंड एटीट्यूड रिकॉर्ड्स। इज दैट क्लियर? दोनों रिकॉर्ड में डिफरेंस क्लियर है? कोई भी डाउट क्वेरी हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिंग स्केल। देखो सेकेंड टाइप ऑफ टूल वाज व्हाट, रिकॉर्ड। फर्स्ट हमने देखा था कि हम असेसमेंट करते हैं। देखो फर्स्ट में हमने पोर्टफोलियो देखा था, सेकेंड में वी सॉ रिकॉर्ड, और थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन में आप क्या कर सकते हो, रेटिंग स्केल। अब आप कहेंगे कि मैडम व्हाट इज रेटिंग स्केल, क्योंकि रेटिंग स्केल का तो यूज नहीं होता है। रेटिंग स्केल बेसिकली क्या है, इसमें एक ना वो ग्रुप बना दिया जाता है। वैसे तो देखो कभी भी ना आज के टाइम में ऐसे पढ़ाई नहीं होती कि आप बिल्कुल एक सेक्शन बेवकूफ बच्चों का बना लो और एक सेक्शन आप इंटेलिजेंट का, ये नहीं चलता। यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ लेना। रेटिंग स्केल एक अलग चीज है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से 50 मार्क्स आए, तो उनको मैं एक रेटिंग दे दूंगी। ठीक है, उनको एक रेट दे दूंगी मैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रुप वाइज, मार्क्स वाइज आप कर सकते हैं, सेक्शन में नहीं बिठाना है, मतलब आपको यहाँ पे रेट करना होता है। मान लीजिए किसी के 60 to 80 में है कुछ बच्चों के, तो उनको आप ये रेटिंग दोगे। किसी के 95 प्लस है तो आप उनको ऐसे रेटिंग दे सकते हो। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, क्लियर? इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। डन? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स भी एक फोर्थ असेसमेंट टूल है, यानी कि इट इज अनदर टूल फॉर इवैल्यूएशन। कैसे? रूब्रिक्स होता क्या है, ये एक असेसमेंट का टूल है जिसमें लिखित से मौखिक, मतलब ध्यान रखना, एक तो रिटन से लेकर ओरल,
यानी लिटर से लेकर ओरल तक किसी भी तरह के स्टूडेंट्स के काम के सभी मतलब सभी फैक्टर्स को देखा जाता है, अचीवमेंट्स को देखा जाता है। अब एक बात आप सुनना, ये सेंटर रूब्रिक क्या होता है कि एक कार्ड तैयार किया जाता है, उसे रूब्रिक बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बच्चे ने कितना मतलब क्या क्या किया है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब 1 साल के लाइफ स्पैन में, उसमें बच्चे की अचीवमेंट्स, उसकी नेगेटिव चीजें, उसकी परफॉर्मेंसेज, उसकी करिकुलर एक्टिविटीज, उसका बिहेवियर, स्किल्स, ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड। सभी चीजों को प्रॉपरली मेंशन किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। रूब्रिक्स का कोई एक पैटर्न नहीं है, इट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। आई बात समझ में? ध्यान रखना, रूब्रिक्स से रिलेटेड आया था एक बार, तो कुछ बच्चे जब नहीं पढ़ते हैं ना तो वो समझते हैं पता नहीं रूब्रिक्स क्या है, ये कहां से आया। ध्यान रखना। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। आप में से जितने लोग टीचर हैं अभी करंट में, या फिर जो पढ़ा चुके हैं किसी प्राइवेट या किसी अनदर स्कूल में, तो उन्हें पता है कि चेकलिस्ट क्या होती है। चेकलिस्ट क्या होती है, मतलब कि उसके अंदर आप ये देखते हैं कि बच्चे की कितनी कॉपीज चेक हो गई है, उसने प्रॉपरली कितना काम किया है, मार्क्स उसके सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट में क्या करना होता है, यस और नो करना होता है। यस और नो चेकलिस्ट में आपको लगाने से क्या समझ आएगा कि इस बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट है। तो इट इज द अनदर टूल ऑफ व्हाट, इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आप मेरे सामने हैं, ठीक है, अभी आप इमेजिन करो कि बिल्कुल हम अभी तो देखो आप वर्चुअली हमसे कनेक्ट है, बट आप इमेजिन करो कि आप मेरे सामने हो और मेरे हाथ में एक चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट में मैंने आपको सारा कंटेंट पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चेकलिस्ट के थ्रू आई एम गोइंग टू एनालाइज यू। मैं कैसे एनालाइज करूंगी, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसे देना है, यस और नो में। तो अगर आंसर होगा यस तो आप यस में दोगे, नो होगा तो नो में दोगे, एक्सेप्ट यस और नो आपको कुछ नहीं बोलना है। तो इस तरीके के इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं चेकलिस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। डन है यहां तक? ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं ना, इंटरेस्टिंग भी और आता भी है कई बार। और इवन ना सीडीपी तो आप मतलब सीडीपी का तो कर ही रहे हो, लेकिन इससे रिलेटेड मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जब पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स के, इंग्लिश, हिंदी, तो वो सारी चीजें सेम ही होती है। देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीडीपी बेस्ड है, ये सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। लो, अब मैं आपका क्या करने वाली हूं, असेसमेंट। ठीक है, अब मैं आपका असेसमेंट करूंगी, यानी कि असेसमेंट चैप्टर में हम असेसमेंट करते हैं। चलिए असेसमेंट करते हैं। और ना जितने भी क्वेश्चन आप खुद से सही लगाओगे उसको आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने आपने सही करे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो our very first question is, which of the following situation does not illustrate assessment for learning? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग की नहीं है, यानी कि हिंदी में क्या है ये, सीखने के लिए आकलन की नहीं है। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब याद करो, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फॉर्मेटिव। ये किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिव की। देखो कितना घुमा रखा है इस क्वेश्चन में, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा है कि फॉर्मेटिव की बात हो रही है, यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये छोटी छोटी माइनर सी चीज है जो कंफ्यूज करती है और जो आपको फिर सक्सेस से दूर लेके जाती है, तो ये याद रखना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्टूडेंट्स एक्टिवली थिंक अबाउट वेयर दे आर गोइंग एंड हाउ टू गेट देयर। मतलब इस चीज से बच्चे जान पा रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ उन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें नॉट जैसी तो कंडीशन ही नहीं है। नेक्स्ट है, टीचर्स गिव कंस्ट्रक्टिव क्वालिटेटिव फीडबैक टू फैसिलिटेट लर्निंग। ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, कांस्टेंट कंपैरिजंस आर मेड बिटवीन द स्टूडेंट्स टू एनहांस परफॉर्मेंस। देखो एक चीज आप समझ रहे हो, यहाँ पर जो कंपैरिजन वर्ड आया है, कंपैरिजन वर्ड ना अपने आप में ही एक, इट इज अ नेगेटिव वर्ड इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जब भी आप तुलना जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्लास में वैसे ही देखो तुलना करना मना है, जो हमारी एनईपी कहती है कंपैरिजन तो आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप बिल्कुल बेवकूफ हो और आप इस सेक्शन में चले जाओ, या आप अच्छे हो तो आप इस सेक्शन में जाओ। असेसमेंट जैसा कोई, असेसमेंट कह रही हूँ, सॉरी, ये कंपैरिजन जैसा कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सीडीपी के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी जब लगाओगे तो वहां पे कंपैरिजन वर्ड समझते ही देख लेना कि ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर पूछा भी हमसे क्या था, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है
तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए ये पढ़ लेना, वैसे ये प्लस वाला ही है, सेवरल मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस टू। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, ensure the holistic development of all the students, motivate teachers to punctually record all the activities। देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं। स्कूल असेसमेंट टीचर का क्या मतलब है, तो कट है। और एनकरेज स्कूल्स टू एक्सेल, ये भी नहीं है। नहीं, कंपीटिंग का तो नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट भी नहीं होगा। इसमें क्लियरली आपको बिल्कुल क्लियर आंसर है इसमें सेकंड, इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब 360 डेवलपमेंट, बच्चे का पूरी तरीके से विकास करने के लिए विच वॉज इंट्रोड्यूस, स्कूल बेस्ड असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी या सेकेंड विल बी करेक्ट। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स विच ऑफ दी, मतलब कि सतत और व्यापक जो भी हमने पढ़ा है इनमें से कौन सा इनके लिए सही है। तो देखते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के मापदंड उपकरणों की योजना बनाना, या शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्ण मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय टीचर, बच्चों का समय शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया। देखो ये तो है ही डेफिनेटली, है ना, इंटीग्रेशन। थर्ड, पीरियोडिक टेस्टिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। रैंकिंग आ गया, देखो यहाँ पर ना पीरियोडिक टेस्टिंग तो ठीक थी, यहाँ तक अगर सिर्फ इतना होता ना ऑप्शन में तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन इन्होंने गड़बड़ क्या की है, मतलब हमें कैसे उलझाया है। पीरियोडिक टेस्टिंग के साथ इन्होंने दिया है रैंकिंग। कभी भी आप बच्चे की रैंकिंग नहीं करोगे, दो शब्द याद रखना, रैंकिंग और कंपैरिजन। ये आपको क्लास में या किसी के भी साथ नहीं करना है, ये हमारे एनईपी कहती है, आरटीई भी कहता है, तो ध्यान रखना। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट, रैंकिंग नेगेटिव है तो हम मान के चलेंगे कि इसको हम नहीं रखेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में देख लो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी विल बी टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a suitable formative assessment task? इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन टास्क नहीं है? तो देखो ओपन एंडेड अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, तो ये तो है, ये तो है। उसके बाद प्रोजेक्ट भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, रैंकिंग द स्टूडेंट नहीं है। बहुत मतलब ये तो हलवा क्वेश्चन है ना। फोर्थ वाला तो बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का पर्पज है क्या? टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, ये बिल्कुल भय युक्त, मतलब कि डरा के असेसमेंट लेना गलत है, ठीक है, ये काट दो। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन आर स्लो, ब्राइट एंड प्रॉब्लमेटिक, फिर से ये तो इन्होंने फिर से रैंकिंग कर दी, ये भी कट करो। टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग, टू एनकरेज क्लासरूम कंपटीशन, देखो ये नहीं है। कभी भी कंपटीशन जैसा माहौल, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे आपस में एक दूसरे से दुश्मनी पाल के बैठ जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए व्हाट, टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग, यानी कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। फीडबैक याद कर लो, प्रतिपुष्टि तो वैसे ही याद नहीं रहेगी। फीडबैक इज अ इजी वर्ड और आप सबको पता भी है। तो असेसमेंट के थ्रू हो क्या सकता है, बेसिकली टीचर फीडबैक देता है बच्चों को कि ऐसा आपका असेसमेंट था और आपको यहाँ पे काम करने की नीड है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, पोर्टफोलियोज कलेक्ट वर्क सैंपल्स ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंट चेंजेस, डिजाइन कलेक्शन, ये सही है। पोर्टफोलियो प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट द असेसमेंट ओन लर्निंग प्रोसेस। डिस्कनेक्टेड टेस्ट, ठीक है, डिस्कनेक्टेड टेस्ट तो पोर्टफोलियो में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पोर्टफोलियो में आपने यही तो पढ़ाया अभी कि सारे के सारे जो एरियाज होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चे के, वो मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन। फोकस असेसमेंट क्या होना चाहिए, यानी कि सेंटर पॉइंट क्या हो? Reflecting what all the learners cannot do, specifying the performance of the learners in comparison to other। केंद्र क्या होना चाहिए?
लेबलिंग द चाइल्ड इनटू अ नॉर्मेटिव कैटेगरी, ये सबसे इन्होंने जो है नेगेटिव पॉइंट लिखा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेबलिंग, देखो 3 वर्ड मैंने बता दिया आपको, इससे आपको फायदा हो जाएगा। लेबलिंग, कंपैरिजन, ये स्टैंडर्डाइज करना, ये सब नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है। डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग, ये तो होगा, ठीक है। अधिगम करता, ये भी नहीं होगा। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, ठीक है। इसमें ये तो इनकरेक्ट है। स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू अदर इन द क्लास, ये भी नेगेटिव है। सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू द अदर इन क्लास, ठीक है, कि बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा, ये सारी चीज आ जाएगी फोकस पर। नेक्स्ट है टीचर फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट हर स्टूडेंट टू वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट्स फॉर एन essay ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month. If she consider all the drafts of each student as well as the working on the same, what kind of, देखो अगर कोई टीचर है वो 1 month की ड्यूरेशन में बच्चों को क्या है ऐसे राइटिंग के लिए बोलता है और ड्राफ्ट लिखवाता है, और अगर वो टीचर बच्चे के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी वैलिडेट करता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन, ऑब्वियस सी बात है ये तो कि बच्चे को क्या किया जा रहा है, एक क्लास टेस्ट ही तो दिया जा रहा है, एक नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि क्या उसको एक रेगुलर वे में टेस्ट लिया जा रहा है ऐसे राइटिंग, तो ऑब्वियस सी बात है समेटिव में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, स्टैंडर्डाइज भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेटिव विल बी करेक्ट। Next is Raja, an EVS teacher uses an assessment tool that clearly indicates achievement criteria across all the components of work from written to oral to visual. अब एक चीज आप समझो, यहाँ पर जो राजा है वो क्या कर रहा है, बच्चे की सभी क्राइटेरिया को असेस कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा रिकॉर्ड है इसका, टीचर इज यूजिंग व्हाट, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्लियर है। आंसर क्या रहेगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड असेसमेंट टूल इन मैथमेटिक्स। अभी देखो असेस एनेक्डोटल में आप फिर से आ जाओ ताकि कंफ्यूजन थोड़ी आपकी दूर हो जाएगी। ये रहा एनेक्डोटल में क्या होगा, बिहेवियर स्किल्स जितने भी एटीट्यूड से रिलेटेड है, और क्यूमुलेटिव में क्या होगा, एकेडमिक अटेंडेंस एंड अचीवमेंट से रिलेटेड। डन। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, नहीं ये तो हो गया, ये था हमारा। तो राजा जो ईवीएस फ्यूचर है, असेसमेंट टूल विद अचीवमेंट क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स, जितनी भी अचीवमेंट्स वगैरह है वो सब किस में आती हैं, हाँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में सारी की सारी क्या आ जाएगी, उसकी अचीवमेंट, तो आंसर 3rd विल बी करेक्ट। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनेक्डोटल रिकॉर्ड इन मैथमेटिक्स। देखो एनेक्डोटल में हमने पढ़ा था कि बिहेवियर स्किल वगैरह रिकॉर्ड होता है, मतलब उसमें, तो इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क डन बाय द चाइल्ड, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड जज द क्वालिटी चाइल्ड्स वर्क अगेंस्ट अ स्पेशलिस्ट, इट रिकॉर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड प्रोग्रेस ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड प्रोवाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड जज द क्वालिटी ऑफ अ चाइल्ड्स वर्क, कार्य गुणवत्ता उल्लेखित मानदंड पर जांचता है। सेकंड भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क डन बाय द चाइल्ड, ठीक है। एनेक्डोटल में बेसिकली उसका जो चाइल्ड का प्रोग्रेस है वो दिखाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ असेसमेंट आर अप्रोप्रिएट स्टूडेंट फेसिंग मैथमेटिक एंजाइटी। अगर किसी को मैथमेटिकली एंजाइटी है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजिट से घबरा जाते हैं ना, तो मैथमेटिक्स उनके लिए थोड़ा सा एक डेंजर सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको आप कैसे असेस करेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्म रेफर्ड, कोऑपरेटिव, समेटिव, फॉर्मेटिव। तो आप इसमें सिंपल फॉर्मेटिव कर सकते हो, ठीक है, डी एंड कोऑपरेटिव भी कर सकते हैं,
ओनली सी। समेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। बी एंड सी देखते हैं, बी एंड सी, नहीं, सी वाला तो ऑप्शन ही गलत है। ए एंड सी, नॉर्म रेफर्ड। आप एक बच्चा जो मैथमेटिकली जो एंजाइटी में है, उसका आपको मेरे हिसाब से देखो कोऑपरेटिव लर्निंग तो करवानी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा करेक्ट बैठ नहीं रहा है। बी एंड डी देख लेते हैं, ठीक है, बी एंड डी, यस, फॉर्मेटिव, बी एंड डी, ठीक है, मिल गया हमें ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी। कोऑपरेटिव आप करवा सकते हो, प्लस आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करा सकते हो। कोऑपरेटिव कैसे कि आप उसको कोऑपरेट करो, अगर उससे कोई डिजिट में प्रॉब्लम है तो आप उसको सिखाने की कोशिश करो। और फॉर्मेटिव कैसे कि आप ड्यूरिंग द क्लास आप बीच बीच में टेस्ट उसके लेते रहो मैथ्स के, जिससे वो इम्प्रूव कर जाए एट द लास्ट। उसके बाद है एज एन EVS टीचर यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स level and proficiency in process skill in its report card, which report card reporting will be the most। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उसने क्या स्किल्स ली है, which reporting method will you done। नैरेटिव तो नहीं होगा, ग्रेड्स एंड लेटर भी नहीं होगा, रेटिंग स्केल्स आप कह सकते हो, ठीक है, तो द आंसर विल बी रेटिंग स्केल। आप क्या कर रहे हो, उसको रेट कर रहे हो। बस एक दो क्वेश्चन ये अच्छे से हम कर लेते हैं। यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स EVS प्रोजेक्ट्स एंड गिव देम क्विक फीडबैक। अगर आपको EVS का प्रोजेक्ट बच्चे ने दिया और आपने उसको क्विक फीडबैक देना है, तो आप कौन सा यूज करोगे? रेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, एक चेकलिस्ट आप कर सकते हो जो क्विक में आती है, तो चेकलिस्ट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट इज 5 groups of 8 students performed a skit each to depict ways of preserving wildlife, their creative expression, understanding EVS concept can be assessed most। देखो 5 बच्चे हैं, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है समझ लो। 8 बच्चे हैं और 5 इनके ग्रुप हैं अलग अलग बच्चों के। इन्होंने क्या किया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक स्किट की है, और स्किट मतलब वही जो शॉर्ट प्ले होता है ना, स्किट, तो उसमें इन्होंने स्किट किया वाइल्ड लाइफ के ऊपर, यानी कि EVS टीचर क्या चाह रहा है कि उनको नॉलेज हो वाइल्ड लाइफ की। तो इस तरीके से समझ और व्यक्ति का समझ, तो इस तरीके का जो एक इवैल्यूएशन हो रहा है बच्चे का, ये कैसा है। ऑप्शन नंबर 1 में पोर्टफोलियो गिवन है, डेफिनेटली ये नहीं है। रूब्रिक्स टू असेस या फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस, पेन पेपर टेस्ट भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस, यस, ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो लैंग्वेज है उसका आकलन कैसे कर सकते हैं, क्यों किया जाता है, ताकि उसकी पठन क्षमता, उसकी भाषा प्रयोग की, उसकी ना, देखो प्राइमरी लेवल पर आप एक बच्चे से क्या उम्मीद करोगे कि वो बढ़िया पढ़ सकता है या फिर वो बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज कर लेगा या लिख लेगा, नहीं, उसकी मतलब बोल भी नहीं अच्छा पाएगा वो। लेकिन प्राइमरी लेवल में ना आप एक चीज कर सकते हो कि किस तरीके से वो लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है, तो ये आप कर सकते हो। यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर आप बच्चे की भाषा देखना चाह रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए दो, उससे कुछ सुनो, तो इससे क्या हो जाएगा, उसका अच्छा से इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक था, वास्ट था, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बस कुछ ही टॉपिक्स हमारे बचे हैं, उसके बाद आपका CDP सीरीज वो हो जाएगी कंप्लीट, और आपके जितने भी कोई भी डाउट और क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो आंसर आप लगा रहे हो ना, हर चैप्टर के बाद मैं आपको PYQ देती हूँ, तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है, और प्लस आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपने खुद से कितने आंसर लगाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। लगे रहिए एग्जाम की प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।